हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, अपने चैनल पर हम हिंदी की नियमित क्लासेज चला रहे हैं और नियमित क्लासेज में दोस्तों हमारा वर्ड विचार का जो स्वरों का विभाजन चल रहा है। हमने पिछली क्लासेज में दोस्तों स्वरों के विभाजन से संबंधित कई टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं दोस्तों। आज स्वरों के विभाजन का अंतिम चरण है दोस्तों। इससे पिछली क्लासेज में हमने दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, जीभा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और तालु की स्थिति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर और जीभ की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का विभाजन पढ़ लिया था दोस्तों। आप हमारी पिछली वीडियोज़ में जाके पिछली क्लासेस देख सकते हैं दोस्तों। और आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट यानी हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण हिंदी की वीडियो देख सकते हैं। इससे पिछली जो हो चुकी हैं दोस्तों। आज हमारी कम से कम 13वें-14वें नंबर की जो क्लासेज चल रही हैं दोस्तों हिंदी की। तो दोस्तों स्वरों के विभाजन में हमने पहले ही आपको काफ़ी टॉपिक्स करा दिए हैं। आज हम जो स्वरों का विभाजन पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे हम 6वें नंबर का विभाजन पढ़ेंगे दोस्तों। और 6वें नंबर का स्वरों का जो विभाजन है वो है मुख की मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वरों का विभाजन। देखिए दोस्तों, हमारे स्वरों के विभाजन चल रहे हैं और आप सभी को पता है कि हमारी हिंदी में टोटल कितने स्वर होते हैं दोस्तों। 11 स्वरों की संख्या है। एंड टोटल संख्या पूछी तो आपको बताना है दोस्तों कितनी संख्या है स्वरों की। 11 है दोस्तों। अब स्वरों का विभाजन हमारे यहाँ से कम्प्लीटली चल रहा है। तो अब तक हमने 5 विभाजन करा दिए दोस्तों। कौन कौन से करा दिए? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन हो चुका है दोस्तों, मात्रा के आधार पर हो चुका है, उच्चारण काल के आधार पर दोस्तों, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और इसके अलावा दोस्तों हमारा जीभ की ऊंचाई के आधार पर हमने स्वरों के भेद पढ़ लिए। जो हमारा अगला भेद है मुख की मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वरों के भेद। दोस्तों, हमारी हिंदी की नियमित क्लासेज आप देख रहे हैं दोस्तों। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार ही आए हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है आज की स्वरों का विभाजन और स्वरों के विभाजन में हम पढ़ रहे हैं मुख की मांसपेशियों दृढ़ता के आधार पर स्वरों का विभाजन। देखिए, हमारी जो मुख की मांसपेशियाँ होती हैं, जबड़ा है, हमारा जीभा है, ये जब इन मांसपेशियों में कठोरता आती है, कहीं पे तो ये कठोर हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, कहीं पे कम खिंचते हैं, कहीं पे ज़्यादा खिंचते हैं, कहीं पे और भी ज़्यादा कम खिंचते हैं। उसी आधार पे हमने क्या किया, इन 11 स्वरों का विभाजन किया है दोस्तों। तो मुख की मांसपेशियों दृढ़ता के आधार पर हम दोस्तों स्वरों का जो विभाजन है वो 3 हिस्सों में करते हैं। कितने हिस्सों में करते हैं? 3 हिस्सों में करते हैं। यानी इसके आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। और 3 प्रकार के होते हैं तो उनमें पहला स्वर है हमारा दोस्तों शिथिल स्वर। कौन सा है दोस्तों? शिथिल स्वर। दूसरा स्वर होता है दोस्तों हमारा कठोर या दृढ़ स्वर। और तीसरा स्वर होता है दोस्तों मध्यम स्वर। अब देखिए दोस्तों, इसमें शिथिल स्वर में क्या होता है कि इस स्वर के उच्चारण में, यानी शिथिल स्वरों के उच्चारण में जो हमारी मुख की मांसपेशियों में जो तनाव और दृढ़ता होती है, मुख की मांसपेशियों में जो तनाव या दृढ़ता होती है वो कैसी होती है दोस्तों? कम होती है। तनाव या दृढ़ता कम होती है। कठोर और दृढ़ स्वरों के उच्चारण में जो हमारी मुख की मांसपेशियां होती हैं उनमें खिंचाव, तनाव या जो दृढ़ता होती है वो कैसी होती है? अधिक होती है दोस्तों। कितनी होती है? अधिक होती है। तनाव या दृढ़ता कैसी होगी दोस्तों? अधिक होगी। और जो मध्यम स्वर होते हैं इनके उच्चारण में हमारे मुख की जो मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है दोस्तों वो कैसा होगा? हल्का होगा। हल्का यानी कह सकते हैं तनाव या दृढ़ता कैसी होगी दोस्तों? हल्की। यानी हम कह सकते हैं मध्यम होगी। ना तो कम तनाव होगा
ना तो अधिक होगा, बीच का होगा। कैसा होगा? बीच का, मध्य का सा होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुख की मांसपेशियों के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं, शिथिल स्वर, कठोर स्वर और मध्यम स्वर। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारी मुख की मांसपेशियों में दृढ़ता या तनाव कम होता हो उनको हम शिथिल स्वर बोलते हैं। या ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे मुख की मांसपेशियों में तनाव या जो दृढ़ता है वो कैसी हो? अधिक हो, उनको हम कठोर स्वर बोलते हैं। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे मुख की मांसपेशियों में जो तनाव और दृढ़ता है वो कैसा हो, कैसी हो? हल्की हो या मध्यम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? मध्यम स्वर बोलते हैं दोस्तों। जो हमारे शिथिल स्वर होते हैं दोस्तों, इन शिथिल स्वरों की बात करी जाए तो शिथिल स्वर हमारे होते हैं 3। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। और कौन कौन से हैं दोस्तों? वो आ, ई और ऊ। ठीक है दोस्तों। और बात करें हम किन की? कठोर स्वरों की दोस्तों। तो कठोर स्वर होते हैं हमारे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दोस्तों, री, इसके बाद में दोस्तों बड़ी ए और आओ। यानी कुल मिला के कह सकते हैं हमारे दोस्तों जो 6 स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर स्वर होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों मध्यम स्वरों की, तो मध्यम स्वर दोस्तों हमारे 2 होते हैं। और वो 2 स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों? छोटी ए और आओ। यानी इनको हम गुड़ स्वर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये हमारे क्या है? स्वरों का विभाजन है। शिथिल स्वर कौन से? आ, ई, ऊ। आपसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शिथिल स्वर नहीं है? कौन सा शिथिल स्वर नहीं है? इस टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, ए में मिलेगा आ, बी में मिलेगा आपको ई, सी में मिलेगा आपको ऊ और डी में मिलेगा आपको ए। तो देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि शिथिल स्वर हमारे 3 होते हैं, आ, ई और ऊ। तो इसका मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है। और जो नहीं है वो कौन सा? हमारा ए है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए होगा। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। इस टाइप का एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है दोस्तों। इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। आपको याद रखना है कि आ, ई, ऊ यानी ये हमारे क्या है दोस्तों? याद रखना है शिथिल स्वर हैं। और जिन गुड़ स्वर हैं उन गुड़ स्वरों को हम क्या बोलते हैं? मध्यम स्वर बोलते हैं। इस प्रकार याद रखना, गुड़ ही मध्य यानी जो बीच में होता है वही क्या होता है? अच्छा होता है। याद रखना दोस्तों, इस प्रकार हम इनको याद रखते हैं। बाकी के जो शेष बचे हैं उनको हम कठोर स्वर में रख देंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला भेद पढ़ेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट जो हमारा अगला भेद है वो है जाति के आधार पर स्वरों का भेद। ठीक है, जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन। नेक्स्ट अगला विभाजन पढ़ेंगे दोस्तों। सातवां विभाजन दोस्तों स्वरों का, जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन। देखिए दोस्तों, जाति के आधार पे, इस आधार पे, जाति के आधार पे हमने स्वरों के 2 विभाजन पढ़ेंगे। कितने विभाजन पढ़ेंगे दोस्तों? 2 विभाजन, जिनमें हमारा पहला जो विभाजन है दोस्तों वो होता है सवर्ण। क्या होता है? सवर्ण या सजातीय स्वर। सवर्ण या सजातीय स्वर। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा विभाजन है हमारा दोस्तों वो होता है असवर्ण या विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जब पढ़ा है इनके स्वरों के बारे में, वर्ड विचार पढ़ा, तो हमने पहले कई बार ये चर्चा कर चुके हैं सजातीय स्वरों के बारे में और विजातीय स्वरों के बारे में। हमने आपको बताया है दोस्तों कि सजातीय स्वर क्या होते हैं। जो एक ही जाति के स्वर हों उनको हम क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर बोलते हैं। और दोस्तों सजातीय स्वरों का और विजातीय स्वरों का हमारे संधियों में भी विशेष महत्व है। जब आप संधि पढ़ेंगे तब इन भेदों को, सजातीय स्वरों का, विजातीय स्वरों का आपको महत्व पता चलेगा दोस्तों। उस समय ये बहुत काम में आएंगे। तो सवर्ण और सजातीय स्वर कौन से होते हैं? कि जो स्वर यानी ऐसे स्वर दोस्तों कि जो क्या होते हैं दोस्तों? एक ही उच्चारण स्थान, जिनका वो स्वर जिनका क्या हो दोस्तों? जिनका उच्चारण स्थान व प्रयत्न क्या हो दोस्तों? समान हो, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जिनका उच्चारण स्थान व प्रयत्न समान हो उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सवर्ण या सजातीय स्वर बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे यहीं से लिख देता हूँ मैं दोस्तों, जैसे आ और बड़ा आ, ये दोनों क्या हैं दोस्तों? सजातीय स्वर। जैसे ई, ये दोनों क्या हैं दोस्तों? सजातीय स्वर। ऊ,
उ, ये दोनों क्या हैं दोस्तों, सजातीय स्वर, यानी एक ही जाति के हैं दोस्तों। एक छोटा है एक बड़ा है, पर दोनों की जातियाँ कैसी हैं दोस्तों, सेम हैं, दोनों एक ही जाति के। इस वजह से हमारा एक जोड़ा तो ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया, तीसरा जोड़ा ये हो गया, यानी स्वरों के 3 जोड़े ऐसे हैं दोस्तों जो सजातीय स्वरों में आते हैं। विजातीय स्वर या अस्वर स्वर कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण स्थान दोस्तों, जिनका उच्चारण स्थान बा प्रयत्न कैसा हो दोस्तों, असमान हो, असमान हो। यानी उच्चारण स्थान की बात करें कि इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, इसका उच्चारण स्थान भी क्या है दोस्तों, कंठ है। इसका उच्चारण स्थान भी तालु है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, ओष्ठ है, और इसका उच्चारण स्थान भी क्या है दोस्तों, ओष्ठ है। तो यहाँ उच्चारण स्थान दोनों के क्या है, समान है। और जिन वर्णों के उच्चारण स्थान समान होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सजातीय स्वर या सवर्ण स्वर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जिनका उच्चारण स्थान समान ना हो उन जोड़ों को हम क्या बोलेंगे, विजातीय स्वर या अस्वर स्वर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 जोड़े लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आ और ई, ठीक है दोस्तों, एक जोड़ा ये बना दिया हमने। दूसरा जोड़ा हमने बना दिया यहाँ पे आ और ऊ। एक जोड़ा हमने यहाँ पे ये बना दिया आ और ए। इस प्रकार हम और भी जोड़े बना सकते हैं, लेकिन दोनों के उच्चारण स्थान क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। इस प्रकार क्या है, दोनों के उच्चारण स्थान अलग हैं। तो ये दोनों दोस्तों क्या हुए, विजातीय स्वर हुए, असवर्ण स्वर हुए। लेकिन जहाँ पे दोनों एक ही जाति के आ जाए उनको क्या बोलते हैं हम, सजातीय स्वर बोलते हैं। इस टाइप में आपको कहीं पे भी कैसे भी इनको अलग अलग करके जोड़े बनाकर दे दोस्तों, जहाँ पे जोड़े आपको समान दिख रहे हैं उनको सजातीय कहना है, और जहाँ पे दोनों असमान दिख रहे हैं उनको विजातीय स्वर बोलना है। इनमें संख्या नहीं होती है दोस्तों, बस जोड़े बनते हैं। जहाँ पे समान जाति के स्वरों का जोड़ा बन जाए उसको सजातीय स्वर बोलना है, और जहाँ पे असमान जाति के स्वरों का जोड़ा बने दोस्तों उनको हम क्या बोलेंगे, विजातीय स्वर बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट अगला विभाजन पढ़ेंगे हम दोस्तों, प्रकृति या स्वभाव के आधार पर स्वरों का विभाजन। ये कंप्लीट हुआ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। बहुत सारी दोस्तों मैं नई नई चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें और भी इससे भी ज़्यादा नई नई आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा अगला विभाजन है दोस्तों प्रकृति या स्वभाव के आधार पर स्वरों के भेद। 8वां विभाजन दोस्तों, प्रकृति या स्वभाव के आधार पर स्वरों के भेद। देखिए दोस्तों, प्रकृति या स्वभाव के आधार पर अगर बात करें तो प्रकृति या स्वभाव के आधार पर दोस्तों स्वरों के भेद 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं, जिनमें अगर पहले भेद की बात करें दोस्तों तो पहला भेद होता है हमारा अनुनासिक स्वर। अनुनासिक, बड़ा बड़ा लिखता हूँ थोड़ा सा, अनुनासिक। यहाँ हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, ठीक है दोस्तों। या फिर हम इसको बोल सकते हैं मौखिक, मौखिक स्वर, ठीक है दोस्तों। तीनों एक ही के नाम हैं, यानी हम इसको अनुनासिक भी बोल सकते हैं, या फिर निर्नुनासिक भी बोल सकते हैं, या फिर इसको मौखिक स्वर भी बोल सकते हैं। तीनों सेम एक ही नाम है, यानी अनुनासिक दे दे आपको, अनुनासिक दे दे, निर्नुनासिक दे दे, या मौखिक स्वर दे दे, तो तीनों एक ही नाम होते हैं दोस्तों। इनको हम 3 अनुनासिक स्वर को निर्नुनासिक या मौखिक स्वर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है कि इन स्वरों के उच्चारण में अगर बात करें दोस्तों, अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में जो मुख से हवा होती है दोस्तों, जो हवा होती है दोस्तों, हवा, इनके उच्चारण में दोस्तों हवा केवल मुख से निकलती है, मुख से निकलती है। हम कह सकते हैं दोस्तों ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, हवा केवल मुख से निकलती है, उन स्वरों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर कहते हैं।
ऐसे स्वर कौन से कितने हैं दोस्तों? टोटल हमारे जितने भी 11 स्वर हैं उन सभी स्वरों को हम मौखिक स्वर, अनुनासिक स्वर या निरनुनासिक स्वर कहते हैं। अगर डायरेक्टली लिखते हैं आ ई उ रे ए ऐ ओ और औ। ठीक है दोस्तों, अब डायरेक्टली हमने इनको सीधा सीधा लिख दिया जिस प्रकार हमारी मानक देवनागरी में इनका प्रयोग है उसी प्रयोग के अकॉर्डिंग हम इनको सीधा सीधा लिख देते हैं। तो दोस्तों ये अब क्या कहलाएंगे? इनका उच्चारण करेंगे तो इनके उच्चारण हमारी जो हवा है मुख से ही निकलेगी, नाक से नहीं निकलेगी दोस्तों, सीधे सीधे मुख से निकलेगी। आ ई उ री ए ऐ ओ औ, हवा हमारे मुख से ही निकल रही है दोस्तों। इस वजह से इनको हम मौखिक स्वर भी कहते हैं, निरनुनासिक स्वर भी कहते हैं और अनुनासिक स्वर भी कहते हैं। बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब दूसरा समझना दोस्तों, दूसरा भेद क्या कह रहा है? जो दूसरा भेद होता है दोस्तों वो होता है हमारा अनुनासिक स्वर। क्या होता है? अनुनासिक स्वर होता है। यहाँ पे समझना, इसमें देखो दोस्तों, इसमें लिखा है अन, फिर लिखा हुआ नुनासिक, अनुनासिक। यहाँ पे केवल क्या लिख रहा है? अनुनासिक स्वर। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अनुनासिक। यहाँ इसको हम बोल सकते हैं सानुनासिक स्वर, सानुनासिक स्वर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इस स्वर की विशेषता बात करें दोस्तों, इस स्वर की विशेषता क्या है कि इसके उच्चारण में दोस्तों, इसके उच्चारण में हवा मुख व नाक से निकलती है, हवा मुख व नाक से निकलती है। अब याद रखना दोस्तों, बस यही डिफरेंस है दोनों में कि इसके उच्चारण में, यानी जब अनुनासिक स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में जो हवा है दोस्तों वो कहाँ से निकलती है? मुख और नाक से निकलती है। ये बात आपको समझनी है यहाँ पे। अब जैसे इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी संख्या भी क्या होती है दोस्तों? 11 होती है। क्या होती है? 11 होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे लिख सकते हैं इनको हम लिखते हैं, इनके ऊपर क्या होता है? चंद्रबिंदु लगता है। क्या लगता है दोस्तों? चंद्रबिंदु लग जाए जब ये अनुनासिक स्वर होते हैं। लग गया दोस्तों। जैसे ई है हमारा, हमने इसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया। बड़ी ई है, इसके पीछे हमने बिंदु लगा दिया। छोटा ऊ है दोस्तों, इसके पीछे हमने क्या लगा दिया? चंद्रबिंदु लगा दिया। बड़ा ऊ है, इसके ऊपर भी हमने क्या लगा दी? चंद्रबिंदु लगा दी दोस्तों। री है दोस्तों, इसके ऊपर भी चंद्रबिंदु लगा दिया हमने। ए है दोस्तों, इसके ऊपर भी चंद्रबिंदु लगा दिया। और ऐ है, इसके ऊपर क्या लगा दी दोस्तों? हमने बिंदु लगा दिया। ओ है, ओ के ऊपर भी बिंदु लग गया दोस्तों। और जो औ है दोस्तों, इसके पीछे भी क्या लग गया? बिंदु लग गया। अब बात यहाँ पे समझना दोस्तों कि जिन स्वरों के ऊपर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नाक से निकले उनको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर बोलते हैं या सानुनासिक स्वर बोलते हैं। और अनुनासिकता प्रकट करने के लिए स्वरों के ऊपर क्या लगाई जाती है? चंद्रबिंदु या बिंदु लगाया जाता है। जब इनके ऊपर चंद्रबिंदु या बिंदु लग जाए दोस्तों तो ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पे आपने देखा होगा कि बाकी के, यानी इस पे हमने केवल बिंदु लगाया है, इस पे भी हमने क्या लगाया? केवल बिंदु लगाया है। इस पे भी केवल हमने क्या लगाया? बिंदु लगाया है। इस पे भी केवल क्या लगाया है दोस्तों? बिंदु लगाया है। समझना दोस्तों कि जो ये चिन्ह होता है दोस्तों, ये जो चिन्ह होता है इसको हम बोलते हैं चंद्रबिंदु। क्या बोलते हैं? चंद्रबिंदु। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? चंद्रबिंदु बोलते हैं। याद रखना दोस्तों, जब सिरोरेखा, एक बात समझना दोस्तों कि जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, हमने ये वर्ड लिखा आ, ठीक है दोस्तों। अब इस आ वर्ड के लिए देखना दोस्तों, जो ये डंडा है हमने यहाँ पे ले लिया, हमने ये ले लिया, ये ले लिया। जो ये ऊपर की जो ये डंडा होता है दोस्तों, इसको सिरोरेखा बोलते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं? याद रखना दोस्तों, जो इस डंडे को हम क्या बोलते हैं? सिरोरेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरोरेखा। इसको मैं अभी समझाऊंगा दोस्तों। और जो ये होता है, जो ये वाला डंडा होता है, इसको खड़ी पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ी पाई बोलते हैं। समझना दोस्तों, ये हमारी खड़ी पाई हो गई। लेकिन दोस्तों याद रखना कि जब सिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा ना हो, केवल खाली सिरोरेखा हो, तो हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हुई हो तब हम क्या करेंगे? अनुनासिकता प्रकट करने के लिए बिंदु का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना, अनुनासिकता प्रकट करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा लगी हुई हो तो हम अनुनासिकता प्रकट करने के लिए केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों? प्रकृति या स्वभाव के आधार पर क्या हो गए दोस्तों? स्वरों के भेद हो गए। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। इनकी ये भेद भी याद रखना, निरनुनासिक स्वर और मौखिक स्वर अनुनासिक स्वर को बोलते हैं और सानुनासिक स्वर किसको बोलते हैं?
अनुनासिक स्वर को बोलते हैं दोस्तों। तो ये हमारी प्रकृति और स्वभाव के आधार पर क्या हो गया दोस्तों, स्वरों का भेद हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और समझने वाली बात यही है दोस्तों कि जब स्वर्ण रेखा के ऊपर कोई भी मात्रा लगी हुई हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग ना कर केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ हमारा ये पॉइंट। और याद रखना अनुनासिक स्वरों में जो हवा होती है वो मुखवा नाक से निकलती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब मैं दोस्तों ये चंद्र बिंदु और ये बिंदु होते पहले इनके बारे में आपको बताता हूँ क्या चीज़ें दोस्तों। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कर लिया आपने यहाँ तक। देखिए दोस्तों, समझना कि हमारी हिंदी में ऐसे बहुत सारे चिन्ह मिलेंगे दोस्तों। एक चिन्ह हमको ये मिला दोस्तों, एक चिन्ह हमको ये मिलेगा केवल। ठीक है दोस्तों, एक चिन्ह क्या मिलेगा दोस्तों, केवल इस प्रकार का बिंदु मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझना, बात क्लियर हो गई दोस्तों। एक चिन्ह हमको इस प्रकार का मिलेगा, बात समझना दोस्तों। इसको बोलते हैं हम चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं दोस्तों, चंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझना बात को। जो ये हमारा बिंदु है इसको हम बोलते हैं दोस्तों अनुस्वार। ये बिंदु है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम अर्धचंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्धचंद्र बिंदु। बात समझना दोस्तों। और इसको हम बोलते हैं दोस्तों विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। बात क्लियर हो गई दोस्तों। और ये जो दोनों ध्वनियाँ हैं दोस्तों, अनुस्वार और विसर्ग, इनको हम अयोग बहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अयोग बहा बोलते हैं। बात समझना दोस्तों, यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं हम, अयोग बहा बोलते हैं। चंद्र बिंदु है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों, तद्भव शब्द है। और जो अनुस्वार है दोस्तों ये तत्सम है, संस्कृत से आया है। ठीक है दोस्तों। और जो चंद्र बिंदु है दोस्तों ये विदेशज है। ये जो चिन्ह है ये कैसा है दोस्तों, ये विदेशज चिन्ह है, यानी विदेशी भाषा से आया है। अर्धचंद्र बिंदु मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अर्धचंद्र बिंदु यानी इस सिंबल से हमने क्या लिखा था, ओ। ठीक है, ये जो स्वर होता है हमारा ये क्या होता है, अर्धचंद्र बिंदु लगा हुआ स्वर विदेशी है। ये कौन सा स्वर है दोस्तों, ये विदेशी स्वर है, विदेशी स्वर है। बात समझ में आपको आ गई होगी दोस्तों। अब विसर्ग की बात करें, ये भी संस्कृत से प्रयोग हुआ है। अब इन दोनों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुस्वार को और विसर्ग को अयोग बहा ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अयोग बहा ध्वनि बोलते हैं। एक बात समझना दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे अनुस्वार समझा दिया, अर्धचंद्र बिंदु समझा दिया, चंद्र बिंदु समझा दिया दोस्तों। चंद्र बिंदु हमारा क्या होता है, तद्भव होता है। अर्धचंद्र बिंदु क्या होता है, विदेशज होता है। अनुस्वार हमारा क्या होता है, तत्सम होता है। विसर्ग हमारा देखिए दोस्तों, विसर्ग कुछ भी नहीं होता है। विसर्ग हमारा क्या होता है, एक अयोगवाह ध्वनि है। वैसे इन दोनों को हम क्या मानते हैं, अयोगवाह ध्वनि मानते हैं। अब याद रखना दोस्तों, जो चंद्र बिंदु होता है, इस चंद्र बिंदु के उच्चारण में, इस चंद्र बिंदु के उच्चारण में जो हवा होती है वो मुख व नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मुख व नाक से निकलती है। बात समझना दोस्तों। और जो हमारा अनुस्वार होता है, इस अनुस्वार के उच्चारण में जो मुख से हवा जो हवा होती है, इनके उच्चारण, अनुस्वार के उच्चारण में हवा, अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल किससे निकलती है दोस्तों, नाक से निकलती है। एक बात और याद रखना, कहीं अगर आपसे पूछ ले अनुस्वार की परिभाषा कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा कहाँ से निकलती हो, नाक से निकलती हो, उनको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। अब दोस्तों अयोग बहा ध्वनि का तात्पर्य क्या है हमारी हिंदी में, ये समझना है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो अयोग बहा शब्द है, अयोग बहा शब्द है, ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। किससे, आ से, योग से और बहा से। आ का मतलब होता है दोस्तों नहीं, क्या होता है, नहीं। योग का मतलब होता है जुड़ना, और बहा का मतलब होता है बहन करना, बहन करना। ठीक है दोस्तों, बात समझना कि आ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जुड़ना, बहा का मतलब होता है बहन करना। यानी जो योग को बहन ना करे, अर्थात हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि जो योग को वहन ना करे, जो योग को बहन
ना करे। एक बात समझना, उनको हम क्या कहते हैं, अयोग्यबा कहते हैं। तो दोस्तों अयोग्यबा ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो ना तो स्वरों के साथ इनका योग होता है और ना ही व्यंजनों के साथ इनका योग होता है। बात समझना दोस्तों, अयोग्यबा ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनका योग ना तो स्वरों के साथ होता है और ना ही व्यंजनों के साथ होता है। इसका तात्पर्य यही होता है कि जो योग को वहन ना करें। ठीक है दोस्तों, बस केवल इनका प्रयोग स्वरों के पीछे होता है। कहाँ होता है दोस्तों, स्वरों के पीछे होता है, स्वरों के साथ होता है, व्यंजनों के साथ नहीं होता। यानी ये किसी का योग तो वहन नहीं करते, यानी ना तो ये स्वरों का योग वहन करते हैं और ना ही ये व्यंजनों का योग वहन करते हैं। केवल स्वरों के साथ प्रयोग होते हैं, केवल स्वरों के साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारी हिंदी में याद रखना दोस्तों, इनको विसर्ग को और अनुस्वार को, विसर्ग को और अनुस्वार को हम किसी भी स्वर के आगे जोड़ सकते हैं। इनको वैसे प्रदर्शित किससे किया जाता है दोस्तों, प्रदर्शित अंग से और आहा से किया जाता है। इसके अलावा हम किसी भी स्वर के पीछे इनको लगा सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों, हम ई के पीछे भी लगा सकते हैं, जैसे हम छी के पीछे भी लगा सकते हैं। हमने छी लगाया, यहाँ पे विसर्ग लगाया दोस्तों। अगर हम छी का विच्छेद करेंगे दोस्तों, छा धन छोटी ई धन विसर्ग, तो हम कह सकते हैं किसके पीछे लगा, ई के पीछे लगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे दोस्तों। तो अनुस्वार और जो विसर्ग हैं ये अयोग्यबा ध्वनियाँ होती हैं। इनका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, इनका तात्पर्य होता है कि ये किसी के योग को वहन नहीं करते, ना ही स्वरों के योग को, ना ही व्यंजनों के योग को। केवल क्या होता है, इनका प्रयोग स्वरों के साथ प्रयोग होते हैं, स्वरों के पीछे प्रयोग उनका होता है, पर व्यंजनों के पीछे इनका प्रयोग नहीं होता है। और अनुस्वार की परिभाषा याद रखना कि ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा, जिनके उच्चारण में ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा कहाँ से निकलती हो, नाक से निकलती हो, उनको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग के उच्चारण में याद रखना दोस्तों, विसर्ग के उच्चारण में जो ध्वनि होगी वो एक झटके के साथ में बोली जाएगी, हा का उच्चारण करते हुए। यानी जब हम विसर्ग को बोलेंगे तो झटके साथ में हा की ध्वनि निकलेगी। किसकी ध्वनि निकलेगी दोस्तों, हा की। जैसे हमने लिखा यहाँ पे राम, और राम के पीछे हमने क्या लगाया, विसर्ग लगाया, तो राम हा क्या निकलेगा दोस्तों, राम हा ध्वनि निकलेगी। बात यहाँ तक क्लियर हो गई दोस्तों। तो इन सारे बिंदुओं को आपको समझ में आपको यहाँ तक आ गया होगा। बात क्लियर हो गई। ये चंद्र बिंदु, विसर्ग, अर्धचंद्र बिंदु, इनका महत्व क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों, जो अनुस्वार है और विसर्ग है इनको हम क्या बोलते हैं, अयोग्यबा ध्वनि बोलते हैं हमारे हिंदी में। और इनको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, अयोग्यबा ध्वनि को अंग और आहा, इन दोनों वर्णों को हम क्या मानते हैं दोस्तों, अयोग्यबा वर्ण मानते हैं। इनको क्या मानते हैं हम, अयोग्यबा वर्ण मानते हैं। ये बात याद रखनी है। समझने वाले बिंदु हैं दोस्तों, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। एक और बात इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको, यहाँ मात्राओं से संबंधित। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ पे सारे पॉइंट्स। देखो दोस्तों, अभी मैंने खड़ी पाई का जिक्र किया। देखिए दोस्तों, हम जब कोई भी वर्ड लिखते हैं, हम मान चलो का लिख रहे हैं, तो कोई भी वर्ड लिखते समय दोस्तों में इसकी एक तो सिरों रेखा की ज़रूरत पड़ती है और एक खड़ी पाई की ज़रूरत पड़ती है। यानी कोई भी शब्द इस सिरों रेखा और इस खड़ी पाई के बिना नहीं लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब इसके पीछे हम ये अनुस्वार वाला चिन्ह, इस प्रकार के चिन्ह कई जगह लगाते हैं। एक तो हम किसी वर्ड के यहाँ पे पीछे लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, एक हम यहाँ पे लगाते हैं, और एक इस वर्ड के आगे लगाते हैं, और एक वर्ड के ऊपर लगाते हैं। याद रखना कि किसी भी वर्ड, जैसे मान चलो हमने का लिखा फॉर एग्जाम्पल्स, तो एक मान चलो हमने डा लिखा दोस्तों, एक तो हमने यहाँ पे लगाया, एक हमने यहाँ लगा दिया दोस्तों, और एक हमने यहाँ लगा दिया, और एक हमने चिन्ह यहाँ पे लगा दिया। किसका, बिंदु वाला चिन्ह। जो ये बिंदु वाला चिन्ह है, ये बिंदु वाला चिन्ह हमने कितनी जगह प्रयोग किया, 4 जगह हमने इसका प्रयोग किया दोस्तों। अब ये चारों जगह अलग अलग इसको चिन्ह, जो ये चिन्ह है दोस्तों, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा दोस्तों, एक ये रहा और एक ये रहा। कितनी जगह प्रयोग हो रहा है बिंदु का चिन्ह, 4 जगह। किसी वर्ड में कितनी जगह प्रयोग होता है दोस्तों, 4 जगह प्रयोग होता है। चारों जगह इस चिन्ह का मतलब दोस्तों अलग अलग होता है, इस चिन्ह का अर्थ अलग अलग होते हैं दोस्तों। ये बात समझनी है आपको यहाँ पे दोस्तों।
कि जब अनुस्वार लगता है, क्या लगता है दोस्तों, अनुस्वार लगता है, तो याद रखना दोस्तों इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, ऊपर का जो ये चिन्ह है इस चिन्ह को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, अनुस्वार। ठीक है दोस्तों। और इसका प्रयोग की बात करें दोस्तों, अनुस्वार के इस प्रयोग की बात करें तो इस अनुस्वार का प्रयोग 11 स्वरों पर होता है, 11 स्वरों पर होता है। ठीक है दोस्तों। अगर इस चिन्ह की बात करें दोस्तों, इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पंचमाक्षर बोलते हैं। और प्रयोग केवल एक वर्ड पर प्रयोग होता है इसका, एक वर्ड पर प्रयोग। और वो वर्ड कौन सा है दोस्तों, वो वर्ड है हमारा ये का वर्ग का पंचमाक्षर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। इस वर्ड को बोलते हैं हम दोस्तों, इस चिन्ह को बोलते हैं हम उत्क्षिप्त चिन्ह। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त या ताड़नजात, ताड़नजात चिन्ह दोस्तों। और इसका प्रयोग 2 वर्णों पर होता है। प्रयोग किस पर होता है, 2 वर्णों पर। और 2 वर्ण हमारे कौन से हैं, डा और ढ। ठीक है दोस्तों। उत्क्षिप्त या ताड़नजात चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, फेंका हुआ चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, फेंका हुआ चिन्ह भी बोलते हैं। याद रखना इनको फेंकने इस प्रकार ढ ढ एक तरीके से मुंह से फेंकते हैं, इनके उच्चारण में क्या होता है, इनको फेंका जाता है, इस वजह से इनको फेंके हुए वर्ड भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, हम फेंके हुए वर्ड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब लास्ट में हमारा रह गया ये चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं दोस्तों, नुक्ता का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और इस नुक्ता का चिन्ह प्रयोग 5 वर्णों पर करते हैं। कितने पे, 5 वर्णों पे इसका प्रयोग होता है, 5 वर्णों पर प्रयोग। और वो वर्ड कौन कौन से हैं दोस्तों, का, ख, ग, जा और फा। एक यहाँ लग गया, यहाँ लग गया और यहाँ पे लग गया। ठीक है दोस्तों। इन 5 वर्णों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अरबी फारसी ध्वनियाँ भी बोलते हैं, अरबी फारसी वर्ड भी बोलते हैं। तो याद रखना दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इस प्रकार के जो बिंदु वाले चिन्ह हैं, ये 4 सिंबल्स होते हैं हमारे हिंदी में, और चारों का मतलब अलग अलग। जब ऊपर लगा हो, शुरू रेखा के ऊपर कोई बिंदु लगा हुआ हो, तो उस बिंदु को हम अनुस्वार बोलेंगे। और अनुस्वार का प्रयोग हमारे 11 स्वरों पर होता है। अगर खड़ी पाई के पीछे लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, खड़ी पाई के पीछे, यानी ये तो हमारी क्या है दोस्तों, शिरोरेखा है। ये क्या है हमारी दोस्तों, शिरोरेखा है। और इसके बारे में बात करें दोस्तों, ये हमारी क्या है, खड़ी पाई है। क्या है दोस्तों, खड़ी पाई। अगर खड़ी पाई के पीछे बिंदु का चिन्ह लगा हुआ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पंचमाक्षर बोलते हैं। और इस पंचमाक्षर का हमारी वर्णमाला में केवल डा वर्ड के पीछे प्रयोग होता है। अगर बात करें खड़ी पाई के जस्ट नीचे, खड़ी पाई के जस्ट नीचे जो बिंदु लगा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त या ताड़नजात चिन्ह बोलते हैं। और ये हमारी हिंदी वर्णमाला में केवल 2 वर्णों पर इनका प्रयोग होता है, डा और ढा पर। उसके बाद हम बात करें कि खड़ी पाई से आगे, खड़ी पाई से आगे जो बिंदु का चिन्ह लगा हुआ होता है उसको नुक्ता का चिन्ह बोलते हैं। और हमारी हिंदी वर्णमाला में 5 वर्णों पर इसका प्रयोग होता है, का, ख, ग और जा, फा पे, जिनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अरबी फारसी ध्वनियाँ भी बोलते हैं या अरबी फारसी वर्ड भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुए दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं हिंदी व्याकरण की प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कराऊंगा दोस्तों। और सारे बिंदुओं को लेते हुए, यानी एक एक पॉइंट को लेते हुए मैं आपको यहाँ कंप्लीटली कराऊंगा, संपूर्ण सिलेबस के साथ कराऊंगा, कोई भी बिंदु आपको नहीं छोड़ूंगा। जब आप पूरा टॉपिक्स हो जाए, जब दोस्तों आप इसका एनालिसिस करना, इसका विश्लेषण करना कि कहीं पे कोई बिंदु आपका छूट तो नहीं गया है। एंड तक देखें दोस्तों वीडियो, क्योंकि वर्ड विचार हमारा चल रहा है। 3-4 वीडियोस की हमने करा दी, 3-4 क्लासेज ले ली हैं। 3-4 क्लासेज और होंगी दोस्तों वर्ड विचार की, जिस वर्ड विचार में इसमें पूरा वर्ड विचार हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और वर्ड विचार में से दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कंप्लीटली वर्ड विचार पढ़ते हो तो आपको प्रत्येक पेपर में 10-12 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले विभाजन की। हमारे स्वरों के 8 विभाजन तो हो गए, अब लास्ट विभाजन और रह गया है दोस्तों, लास्ट विभाजन और रह गया है हमारे स्वरों का। और वो लास्ट विभाजन स्वरों का क्या है दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पे 9वां उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद,
देखो इनके उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को भेदों को आपको याद रखना है दोस्तों। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है कि पहले ये अंग्रेजी मीनिंग याद कर लेना, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी मीनिंग से याद कर लेना KTOM। ठीक है दोस्तों, KTOM याद कर लेना आपको। और KTOM याद करने के बाद दोस्तों पहले K लिख लेना, फिर T लिख लेना, फिर O लिख लेना, फिर M लिख लेना। फिर उसके बाद में क्या लिख लेना दोस्तों, KT, यानी यहाँ से यहाँ तक का लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद लिख लेना है KO। क्या लिख लेना है, KO। अब देखो दोस्तों, K से आपको लिख देना है यहाँ पे कंठ। क्या लिख देना है, कंठ। T से आपको यहाँ पे लिख देना है दोस्तों तालु। O से यहाँ पे आपको लिख देना है दोस्तों ओष्ठ। और M से यहाँ पे लिख देना है दोस्तों आपको मूर्धा। ठीक है दोस्तों, और KT से लिख देना है आपको कंठ तालु। क्या लिख देना है दोस्तों, कंठ तालु। और KO से लिख देना है आपको कंठ ओष्ठ। ठीक है, तो हम कुल मिला के यहाँ से आपने ये समझ गए होंगे दोस्तों। ये हमारे 6 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर हो गए दोस्तों यहाँ तक। यानी इन 6 भेदों पे, यानी हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के ये 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद। कौन कौन से, कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा, कंठ तालु और कंठोष्ठ। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, जो हमारे स्वर हैं, बाकी के जो स्वर हैं उनको क्रम से यहाँ पे 2-2 के पेयर में लिख देना है। आ, ई, ऊ, री। ठीक है दोस्तों, री का कोई जोड़ीदार नहीं होता, तो ये अकेला आएगा यहाँ पे। कंठ तालु के बाद में ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये हमने स्वरों को क्या कर दिया, क्रम से उतार दिया। तो ये क्या हो गए, इनके कंठ के उच्चारण स्थान हो गए। यानी कंठ से किन स्वरों का उच्चारण होता है, आ और आ का। यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण किससे होता हो, कंठ से होता हो, उनको कंठ्य स्वर कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, कंठ्य स्वर बोलते हैं। उनको कंठ्य स्वर बोलते हैं दोस्तों, याद रखना है। और कंठ्य स्वर हमारे कितने हैं, 2। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण तालु से होता हो उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तालव्य स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम, तालव्य स्वर बोलते हैं। हमारी हिंदी में तालव्य स्वर कितने हैं, 2। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता हो उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ओष्ठ स्वर बोलते हैं। ओष्ठ स्वर बोलते हैं। और ऐसा स्वर जिनके उच्चारण हमारा मूर्धा से होता हो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मूर्धन्य स्वर बोलते हैं। मूर्धन्य स्वर बोलते हैं। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कंठ और तालु से होता हो उनको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, कंठ तालव्य स्वर बोलते हैं। कंठ तालव्य स्वर बोलते हैं। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कंठोष्ठ से होता हो उनको हम कंठोष्ठ्य स्वर बोलते हैं। कंठोष्ठ्य स्वर बोलते हैं। तो याद रखना दोस्तों, मैंने बहुत ही इजीली तरीका बता दिया आपको। KTOM याद रखना, फिर KT यहाँ पे लिख देना, फिर KO यहाँ पे लिख देना। क्रम से इनको उतार देना, क्रम से स्वरों को भी उतार देना। इस प्रकार दोस्तों हमारे स्वरों का विभाजन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और स्वरों के विभाजन के साथ साथ में दोस्तों मैंने मात्रा का ज्ञान भी दिया आपको, मात्रा के चिन्हों के बारे में भी बताया। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको अयोग्यवाह ध्वनियाँ भी यहाँ पे कंप्लीटली करा दी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे वर्ड विचार का जो स्वर टॉपिक था, वर्ड विचार के जो 2 भेद चल रहे थे, हमारे वर्डों के जो 2 भेद होते थे, स्वर और व्यंजन, उनमें हमने स्वर को कंप्लीटली आपको यहाँ पे आज की वीडियो में समाप्त कर दिया। कल की क्लास में दोस्तों हम व्यंजन स्टार्ट करेंगे। कल से हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो हमारी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अवश्य करना दोस्तों चलते चलते, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। इसकी लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको बताएं कि हिंदी की नियमित क्लासेज, और वो भी संपूर्ण सिलेबस के साथ, संपूर्ण तथ्यों के साथ यहाँ पे चल रही हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट